नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर के बाद भी लेबनान में हमले जारी हैं। तो सीज फायर हो गया लेकिन लेबनान में हमले जारी हैं। इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर। सीज फायर के बाद भी लेबनान में हमले जारी हैं। सीज फायर हो गया लेकिन उसके बाद भी लेबनान में हमले जारी। इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। तो रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। सीज फायर हो गया लेकिन उसके बाद भी लेबनान में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। और ये आपको बता दें कि जिस तरह से इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया है, लगातार हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया जिसमें कि कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सीज फायर के बाद लेबनान में ये हमले अभी भी जारी हैं। तो इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इमारतों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, जिसके बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी भयावह है। जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक में है लेबनान में, क्योंकि कई इमारतों को निशाना बनाया गया है और 100 से ज़्यादा टारगेट्स जो हैं जहां पर हमला किया गया है वहां पर इस वक्त हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से धुएं का गुबार चारों तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीज फायर के बाद भी लेबनान में हमले जारी हैं और ऐसे में इजरायल ने लेबनान पर मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इमारतों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो देखिए, जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है और ऐसे में 100 से ज्यादा साइट्स हैं जहां पर अटैक किया गया है। और इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया। 10 मिनट में 100 से ज्यादा बार अटैक किया गया है। 10 मिनट में 100 से ज्यादा बार अटैक किया है। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायल बार बार लेबनान को निशाना बना रहा है। तो देखिए, 10 मिनट में 100 से ज्यादा बार यहां पर अटैक किया गया है। इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान को टारगेट किया जा रहा है और सीज फायर होने के बाद भी लेबनान को निशाने पर लिया जा रहा है। तो इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमले किए हैं। 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा बार अटैक किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्षति पहुंचाई जा रही है और ऐसे में ईरान भी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इजरायल जिस तरह से हमले कर रहा है लेबनान में, और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि सीज फायर लेबनान के साथ नहीं हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ गई है जो इन दृश्यों की भयावहता से पता चल रही है कि किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर 100 जगहों को टारगेट किया गया, वहां पर अटैक किया गया, भीषण हमले किए गए, ड्रोन मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और ऐसे में धुएं का ये बड़ा गुबार यहाँ पर उठता हुआ देखा जा सकता है, जिसमें समझा जा सकता है कि क्या हालात इस वक्त लेबनान में बने हुए हैं, जिसका विरोध भी किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सीज फायर के बाद लेबनान पर जारी हमलों ने ईरान को बेचैन कर दिया। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अपने फैसले पर कायम रहें और हमले रोकें। उधर अमेरिका ने ईरान से 2 टूक कह दिया है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है और ऐसे में सीज फायर पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने क्या कुछ कहा है। We're going to continue to monitor it very, very closely. We will be helpful in any way that we can, but we fully expect Iran to do this, and the president has made that quite clear as well. It's, again, as his statement said last night, this ceasefire is subject to the safe reopening of the Strait of Hormuz. Again, this was just determined last night. We understand things take time, but that's the president's expectation, and he will hold everyone to it. और एक और बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की शर्तें स्पष्ट है। अरागची का कहना है अमेरिका को एक रास्ता चुनना होगा। अरागची कह रहे हैं इजरायल के जरिए युद्ध या फिर सीज फायर।
तो दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अरागची का कहना है पूरी दुनिया अमेरिका को देख रही है। अमेरिका अपनी बात पर कब तक अमल करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो अरागची की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर इजराइल के जरिए युद्ध या फिर सीज फायर रहेगा। तो इसको लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अरागची का एक बड़ा बयान माना जा रहा है, पूरी दुनिया अमेरिका को देख रही है। अमेरिका अपनी बात पर कब तक अमल करेगा। तो यहाँ पर अरागची बयान दे रहे हैं सीज फायर को लेकर। उन्होंने कहा सीज फायर की जो शर्तें हैं ईरान और अमेरिका के बीच में वो पूरी तरह से स्पष्ट है, साफ है कि आखिर क्या कुछ शर्तों पर सीज फायर हुआ है। तो अमेरिका को एक रास्ता चुनना होगा, इजराइल के जरिए युद्ध या फिर सीज फायर। तो दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है और ऐसे में ट्वीट भी यहाँ पर दिया गया किस तरह से ये नरसंहार हो रहे हैं। दुनिया नरसंहारों को देख रही है। अरागची ने पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ट्वीट दिखाया जा रहा है उसमें सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है किस तरह का बयान यहाँ पर अरागची दे रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं लेबनान के ऊपर, इसको लेकर विरोध जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कर्नल देव आनंद जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जिस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं, सीज फायर के बाद भी हम देख रहे हैं लेबनान पर हमले हो रहे हैं। कर्नल देव आनंद जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है। सीज फायर एक बार हो चुका है, उसके बाद भी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। फिर अगर पूछ रहा है ईरान तो कहा जाता है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति आप यहाँ पर देख रहे हैं? ये देखिए, जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, मैं मानता हूं ये ज्यादा एक दिखावा है, हकीकत में कुछ नहीं होने वाला है। और ये दिखावा भी ये इस तरह का है कि अमेरिका ने धमकी दी थी आईआरजी को कि तुम या तो सरेंडर कर दो अन्यथा मैं कल तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसके फलस्वरूप आईआरजी ने क्या किया, वहां जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, पुल थे, ब्रिजेस थे, उनके नीचे महिलाओं को खड़ा कर दिया, बच्चों तक खड़ा कर दिया गया, जितने उनके एनर्जी के सोर्स थे उनके चारों तरफ। और आईआरजी की मंशा ये थी कि अगर अमेरिका इस पे हमला करेगा तो कल हम दुनिया को जो इंटरनेट बंद है उसको खोल करके कहेंगे देखो किस तरह के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। पर चलिए, जो भी हुआ वो दबाव में आए, अमेरिका ने समझदारी का काम किया और वो उन पर अटैक नहीं किया। और जो भी चर्चाएं हुई कि चलो हम दोनों मानते हैं, ये दबाव की राजनीति है। युद्ध में दबाव जिसका ज्यादा, एक पलड़ा भारी कभी एक पलड़ा नीचे। पर यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, लेबनान। देखिए, लेबनान का इस युद्ध से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। और देखा जाए तो वैसे ईरान का लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो ईरान के ही तो प्यादे हैं। ईरान ने तो उनको तैयार करके वहां डिप्लॉय किया है। ईरान ही उनको मिसाइल दे रहा है, ईरान ही उनको हथियार दे रहा है। किस लिए दे रहा है? वो इसलिए नहीं दे रहा कि वहां शांति का वो झंडा फहराए। ईरान ने इसलिए दिया था, हिजबुल्ला को तैयार किया था कि लेबनान के एक दाहिने जो नदी के हिस्से में उनको कंट्रोल दे दिया गया और उसके बाद वो इजराइल पर हमले कर रहे थे। अब आप ही के शब्दों से मैं सुन रहा था कि वहां मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, कहां चली गई थी दुनिया जब वो आए दिन इजराइल पर पिछले 15 वर्षों से वो रॉकेट बरसा रहे थे और इजराइल का कितना नुकसान कर रहे थे। और लोग कहने को कह सकते हैं इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना है, बिल्कुल सपना हो सकता है, नहीं हो सकता है। पर हिजबुल्ला ने जो इजराइल के ऊपर अत्याचार किए, जो हत्याएं की हैं, तो ऑब्वियसली इजराइल कभी स्वीकार नहीं करेगा, अमेरिका बोले चाहे कोई बोले। और ये स्थिति जो आज है कि पहले इस अमेरिकन और ईरान युद्ध को सब भूल गए दुनिया में। हिजबुल्ला, हमास, हूती किस तरह इन्होंने तैयार किया, आतंकवादी संगठन बनाए और आज के दिन जिस प्रकार से उन्होंने 17 देशों के ऊपर मिसाइल दागी है वो भूल गए। फिर हॉर्मुज पे आ गई दुनिया की चर्चा, अब हॉर्मुज से हट करके अब लेबनान पे चली गई। तो मैं मानता हूं ये युद्ध बड़ा लंबा चलेगा, इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। और जब तक आईआरजी का पूरा इसका बर्बाद नहीं करेंगे, जब तक इसमें कोई शांति की उम्मीद नहीं देखी जा सकती है। जहां तक शर्तें हैं, इन्होंने बोला है आईआरजी ने, ईरान ने जो बोला कि हमारी शर्तें, कौन मानेगा उनकी शर्तें? कौन बोलेगा उनको कि जजिया टैक्स दो भाई जब आप हॉर्मुज से निकलेंगे? ये कौन सा टैक्स है? अंतरराष्ट्रीय वाटर से। तो कल भारत भी कह देगा इंडियन ओशन से हम नहीं निकलने देंगे। तो ये फालतू की बातें हैं। ये एक तरह पॉज है, दोनों पार्टियां अपना अपना समय ले रही हैं, रीग्रुप कर रही हैं। और मैं तो यही कह सकता हूं कि ये शांति जो थोड़ी दिख रही है,
ये बड़े आने वाले कोई महायुद्ध का एक तरह आगाज समझ रहा हूं मैं तो। जी बिल्कुल, यानी कि इतनी आसानी से सीज फायर नहीं होने जा रहा है और जो बयान आ रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गया है, नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की गई है। युद्ध से पहले ये जीत काल्पनिक लग रही थी और ईरान पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हुआ है, तो हमारे अभी भी कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें पूरा करना है। नेतन्याहू का साफ कहना है युद्ध के जरिए अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नेतन्याहू ये बड़ा बयान दे रहे हैं। तो देखिए, ईरान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। नेतन्याहू ने कहा अभी और भी ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें साधना जरूरी है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है, ये भी कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास अब्रोल, आपसे हम समझना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, ये जो सीज फायर की बात सामने आ रही है और ऐसे में कुछ लक्ष्यों की बात यहाँ पर इजराइल की तरफ से की गई है, किस तरह के लक्ष्य है ये? देखिए, इजराइल का इस वक्त मेन लक्ष्य ये है कि गल्फ कंट्रीज के बीच में अपनी पैठ बनाना, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना, और वो वही कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अभी जिस तरह से युद्ध चला है, जिस तरह से हालात रहे हैं, ईरान झुका नहीं है। हालांकि देखा जाए तो उस पर कहीं ना कहीं यूएस जो है भारी पड़ता नजर आया इजराइल के साथ साथ, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ईरान झुका नहीं है। और ऐसे में अगर इजराइल जो है ये युद्ध बंद कर देता है तो ईरान की जीत मानी जाएगी। गल्फ कंट्रीज के आसपास के इलाकों में जो है, पूरे वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां पर ईरान का दबदबा बनेगा जो इजराइल कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल हर तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। और ऐसे में वो लगातार जो है लेबनान और ईरान पे हमले जारी रखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस पर किसी तरह का प्रेशर आए, उस पर किसी तरह से जो है गल्फ कंट्रीज भारी हो। ऐसे में सिर्फ उसका मकसद यही है, बाकी सिर्फ फिलहाल जो लग रहा है वो सिर्फ बहाना है। क्योंकि देखिए, अगर मकसद जो होते तो इजराइल और यूएस के एक साथ मकसद होते, तो यूएस बाहर निकल चुका है, तो ऐसे में कुछ खास बचा नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी बात जो इसे होता है हॉर्मुज की है। हॉर्मुज को देखना होगा किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और ये देखिए, अभी जो युद्ध है लगातार इजराइल जो है वो लेबनान पे हमले कर रहा है। खबरें ऐसी आ रही है कि 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल है, 200 से ज्यादा लोगों की बिल्कुल, यानी हम लोग रुक नहीं रहे हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर इसराइल ये भी कह रहा है कि हमारा लक्ष्य कुछ और है। डॉक्टर अजिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजिताभ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से सीज फायर की बात की गई, 15 दिनों का विराम लिया गया, ईरान और अमेरिका ने तो सीज फायर की बात कह दी है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ से लेबनान और अगर इसराइल की हम बात करें तो वो हमले जारी हैं। तो ये जो पूरी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अगर हम पूरा इम्पैक्ट देखते हैं तो क्या कुछ आपको विश्व पर इसका असर दिखाई दे रहा है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल सकता है? क्या यहाँ से जिस तरह से जहाज अटके पड़े हैं वो बाहर निकल सकते हैं? क्या कुछ रास्ता दिख रहा है? क्या रणनीति? देखिए, ये अल्प विराम जो है ये निश्चित रूप से अस्थायी है और अब इस पे फुल स्टॉप लग जाए अभी की स्थिति देखते हुए कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इजराइल जो कल किया है खास करके साउथ लेबनान, दक्षिण लेबनान में, वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय भी है, चिंतनीय भी है। और इसका असर निश्चित लोग कह सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे पड़ेगा, स्ट्रेट पे भी पड़ सकता है। देखिए, इसमें अब ये आ रहा है खुल के, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट को जो कट एंड पेस्ट किया था, स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्ट था, उसमें सीधे सीधे उन्होंने तो यही कहा कि लेबनान भी इंक्लूड है। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस, उपराष्ट्रपति सब कह रहे हैं कि सब इजराइल की सपोर्ट में, और सब कह रहे हैं कि नहीं, लेबनान उसमें इंक्लूड नहीं है। इजराइल ने शुरू से ये क्लियर किया हुआ है कि उसका जो ग्रेटर इजराइल का एक सपना है या अभी इमीडिएट है कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो हिजबुल्ला उसी एरिया से इजराइल पे अटैक कर रहा था, तो इन्होंने अपने सोल्जर्स को तो वहां भेज ही दिया, बुट्स ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। दूसरी तरफ वो बफर जोन लितानी रिवर तक जो नदी तक बनाने की इनकी मंशा है, उस पे पूरी तरह से ये सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। ईरान कमजोर हुआ है, इजराइल जो कह रहा है इसमें कोई शक भी नहीं है। ईरान तो कमजोर हुआ है, तभी तो वो एक तरह से इम्पोज्ड ये जो कह लीजिए संघर्ष विराम है, ये कोई बहुत चॉइस का नहीं है, उसकी मजबूरी है और उसकी वजह से ये मानने को तैयार है। और इजराइल निश्चित रूप से पहले भी ऐसा हो चुका है, कितनी बारें इस तरह के संघर्ष विराम हुए हैं और इजराइल ने हमेशा तोड़ा है, क्योंकि इजराइल तो एकदम खुला उसका ये रहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। तो फिर ये संघर्ष विराम किस बात का? और एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा
कि वहां पे जो ब्लू लाइन हुआ था जहां पे यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन के बाद 1978 के लगभग में, अब वो ब्लू लाइन के पास इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स कह लीजिए, एक तरह से इंतरिम फोर्स जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, वो भी वहां पे अवस्थित है। और उन पे भी अटैक कुछ कुछ हुए हैं, इजराइल के भी तरफ से हुए हैं, कुछ सैनिक घायल भी हैं, और उसमें भारत के भी कुछ सैनिक चलती रहेगी। अजिताभ सर, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। ट्रंप ने नेटो को फिर से धमकाया है, तो जंग में साथ नहीं देने से ट्रंप नाराज है। जरूरत पड़ने पर नेटो ने साथ नहीं दिया, ग्रीनलैंड को याद रखना, ट्रंप ये कह रहे हैं। बड़ी खबर, ट्रंप ने नेटो को फिर से धमका दिया है और नाराजगी भी जाहिर की ट्रंप ने यहाँ पर। तो जरूरत पड़ने पर नेटो ने साथ नहीं दिया है, ये बार बार कह रहे हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड को याद रखना, ट्रंप की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। तो ऐसे में अजिताभ जी सर, ये किस तरीके से समझे जो बयान ट्रंप की तरफ से आ रहा है कि नेटो ने साथ नहीं दिया है, नाराजगी तो यहाँ पर जताई जा रही है, तो क्या ये भी एक वजह रही जिसके चलते रणनीति में कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, रणनीति में बदलाव, ये तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ट्रंप ने ये युद्ध नाटो को, युद्ध शुरू होने से पहले ना उन्होंने नेटो को इन्फॉर्म किया था, ना गल्फ अरब के देशों को बताया गया था। तो ये तो इजराइल और अमेरिका का गठबंधन कह लीजिए वो हुआ है, नेटो को विश्वास में नहीं लिया और बार बार नेटो की बेइज्जती करना। कल नेटो चीफ वहां आए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। अब उसमें इस तरह के, उसके इमीडिएट बाद इस तरह के ट्वीट करना, वो ट्रूथ सोशल पे वो जो लिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जब बात करने की कोशिश ट्रंप ने की थी, तो उन्होंने कहा था, नेटो देशों ने कहा था कि जिसको जैसे करना वो करे, हम साथ नहीं देंगे। तो ये क्या जो मामला था, इसकी वजह से नाराजगी यहाँ पर ट्रंप की दिखाई दी? ऑब्वियसली उसी की वजह से है। नेटो तो इन्हें तो कहा ही कि ये युद्ध हमारा नहीं है। नेटो ने खुल के ये कहा, नेटो का, और उस पे यूरोप के सारे देशों ने, कल भी बहुत सारे यूरोप के देशों ने इस तरह से, एक तरह से वेलकम किया इस ट्रूस को जो सीज फायर हुआ है। और नेटो बार बार कह रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा। अब ये है कि नेटो का भविष्य क्या होगा, क्या अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा? लिटरली वो अलग ही है। आज तक अगर आप उठा के देख लीजिए, 1949 से लेके अभी तक नेटो ही अमेरिका के सपोर्ट में आया है। जब 9/11 हुआ था 2001 में, अमेरिका पे जो अटैक हुआ था, नेटो के देशों ने ही, चूंकि ये नेटो एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और उसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पे अटैक होता है, नेटो के एक देश पे, तो सारे देश उसके डिफेंस में आएंगे। डिफेंस का है, ये ऑफेंसिव नहीं है। अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि वो इसके साथ युद्ध लड़े, युद्ध लड़ने का वो एग्रीमेंट नहीं है। नेटो इज मेड फॉर डिफेंसिव, नॉट ऑफेंसिव, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना अमेरिका कुछ ज्यादा, जब यही दिक्कत है कि जब अमेरिका पे आती है तो खुद सबका एक्सपेक्ट करता है, और जब दुनिया पे आगे बनी हुई है तो अमेरिका एक तरह से सोया हुआ है। पूरी दुनिया में देखिए आप, ऊर्जा संकट से कितनी बड़ी आर्थिक संकट हो गई है, अमेरिका को उससे मतलब नहीं है। उनके साथ क्यों नहीं आया, उस पे बार बार उसको बेइज्जत कर रहे हैं। शायद अमेरिका यहाँ पर अपना फायदा भी देख रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कर्नल साहब, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि उनके वहां से तेल खरीद लिया जाए। तो जंग तो चल ही रही है, लेकिन अपना निजी फायदा भी वो यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको वहां से तेल नहीं मिल रहा है तो आप अमेरिका से ले सकते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका, और अमेरिका ही क्यों, दुनिया में कौन देश है जो दूसरे के लिए लड़ाई लड़ेगा? आप बताओ, कौन है जो अपने घर में आग लगा करके अपने सैनिकों को मरवा कर दो? देखिए, सबके हित होते हैं, और वो पब्लिकली हित हम समझ सकते हैं, बट कोई लिख करके बता के डिक्लेयर नहीं करता है कि मेरे इंटरेस्ट ये हैं। और आप सही कह रहे हैं, अमेरिका का अगर पिछले 2-3 वर्षों से अगर हम उनका व्यवहार देखें, वेनेजुएला में उन्होंने इस तरह से ऑपरेशन किया और तेल पर कंट्रोल कर लिया। आज वो तेल उनके पास, दुनिया में सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो उन्हीं के पास है। वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा अंडर कंट्रोल है, और वो उसको मैनेज करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और इसी के अंदर जब वो दूसरों को बोल रहे हैं कि तेल, और भारत खरीद ही रहा, आपने देखा होगा भारत की बड़ी मात्रा में तेल अब वेनेजुएला से आ रहा है। अमेरिका से करीब हमारी 7 से 8% हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट वहां से पूरी हो रही है। तो ये कहने की बातें अलग है, सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स की पड़ी है। भारत में देख लो ना, किस प्रकार अपोजिशन वाले सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि तेल के भाव बढ़ गए, जबकि तेल के भाव भारत में नहीं बढ़े अभी तक। पेट्रोल स्टिल अंडर 100 रुपीज, मैं कल ही भरवा के लाया हूँ डीजल को। और रही बात गैस की प्रॉब्लम है, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट की कर रहे हैं। पर यहाँ जो अभी हमारे साथी बता रहे थे डॉक्टर साहब, नेटो को लेकर के, देखिए नेटो का क्या है कि अमेरिका का दुख सही है,
जब अमेरिका ने इतने साल इनका साथ दिया, वहां डिप्लॉय किए अपने अरबों, पता नहीं कितनी अमाउंट ऑफ मनी उसने रूस के खिलाफ उनको डिफेंड करने में की, और वो देश मजे ले रहे थे। जब ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में कहा कि देखो भाई, बराबर का कुछ तो हिस्सा लगाओ, मैं तुम्हारी कब तक रक्षा करूंगा और क्यों करेगा, तो मैं मानता हूं अमेरिका का जहां तक सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके राष्ट्रीय हित है, मेक अमेरिका ग्रेट की बात है, तो वो मैं ट्रंप के साथ खड़ा हूं। पर हाँ, ये बात सही है, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे दुनिया में तेल का संकट, अरे तो भाई अमेरिका ने ठेका लिया है क्या? आप कोई एक सामान्य आदमी बताओ, तेल बेचने वाला कोई, खरीदने वाला कोई, युद्ध कहीं दूसरे देश में, तो अमेरिका के गले क्यों पड़ रहे हैं? हिम्मत है तो आइए सब साथ मिल करके। इराक क्या कर रहा है? इराक कुछ नहीं कर रहा है। बाकी ये लोग हैं, चीन भी कुछ नहीं कर रहा, पीछे बैठा अपना काम चला रहा, सब ने अपने डाइवर्सिफाई कर लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये लड़ रहे हैं और अमेरिका के पीछे पड़े हैं। मैं तो मानता हूं अमेरिका पता नहीं क्यों उलझा हुआ है, उसको चले जाना चाहिए हॉर्मुज़ से छोड़ करके। अपने आप जिसको तेल बेचना है, तेल खरीदना है, करेंगे। और रही बात ईरान की, दुनिया को इतना ईरान से और लेबनान से प्रेम है, तो भाई हिजबुल्लाह हमास को अपने घर में बुला लो, उनको बोलो कि आकर के आइए, आपको हम ट्रेन करते हैं। तो ये बड़ी एक ये वो है जिसको हम क्या कह सकते हैं, लोग अपने हित के लिए दूसरे के गले सांप को डाल रहे हैं। हकीकत यह है कि भारत का बिल्कुल रुख सही है, न वो अमेरिका के साथ है, न ईरान, न किसी के। हाँ, वो ये जानता है कि मेरी तेल की रिक्वायरमेंट है, मेरा जो भी मेरे इंटरेस्ट है वो पूरे करूंगा। हाँ, एक खतरे की घंटी जरूर बज रही है, पाकिस्तान का एक्टिव होना, अमेरिका के पाकिस्तान साथ जाना, टेररिस्ट का रिपोर्ट मिलना कि पीओके में बहुत बड़ी संख्या में भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार बैठे हैं, पाकिस्तान का धमकी दिए जाना कि मैं कलकत्ता, बंबई, दिल्ली में न्यूक्लियर स्ट्राइक करूंगा, और भारत सरकार भी सचेत है, जैसा मैं देख रहा हूं। हमारी सीसीएस की मीटिंग हुई है, आर्मी भी अलर्ट पर है, बहुत सारे हमारे काम कर रहे हैं। तो हमारे को अगर ध्यान देना चाहिए भारत को, गैस यस हम डाइवर्सिफाई करके जहां से भी ले सके लेने का प्रयास चल रहा है, पर पाकिस्तान का एंगल बहुत गंभीर हो रहा है। और हो सकता है अमेरिका, पहली बात तो अमेरिका का, मैं राष्ट्रपति होता मैं चला जाता कि भाई तुमको मेरे से नाराजगी है, मैं मेरे आदमी क्यों मनाऊं, पर चलिए ये उसके इंटरेस्ट तेल को लेकर के हैं, जो भी है वो जाने। पर भारत के लिए अभी एक घंटी है पाकिस्तान का एक्टिव होना, और वही हमास, याद कीजिए जब हमारा पहलगाम का हमला हुआ था तो हमास के टेररिस्ट मौके में बैठे थे, बड़ी बड़ी रैली की थी, और वही ईरान की लीडरशिप भारत को ज्ञान देती। तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी कि हमास के जिस तरह से टेररिस्ट यहाँ बैठे हुए थे और लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साजिशें रची जा रही थी। और विकास, मेरे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए जिस तरह से पूरा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, सीज फायर की बात भी हो रही है, लेकिन अभी भी शांति नहीं होने वाली है, अभी ये युद्ध और भी जारी रहेगा, अभी और भी ऐसे पहलू हैं जो सामने आएंगे। पॉइंट्स को लेकर शाम की वार्ता सफल होनी है, अब पॉइंट्स पे क्या रहता है। देखिए, सुनने में तो ये खबरें आ रही, सूत्र बता रहे हैं कि जो 9 पॉइंट से 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए थे उनको फिलहाल खारिज कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। एक बार दोबारा जो इन पॉइंट पे बात बिल्कुल, और विकास बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, यूएई में तेल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अटैक किया है। यूएई के अल फुज़रा में हमला किया, तेल रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया। तो लावान रिफाइनरी पर हमले के बाद अटैक, ईरान के तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। लावान द्वीप में तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ था, ये बड़ी खबर। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अटैक किया है। यूएई में तेल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है, तो तेल ठिकानों को अब निशाना बनाया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी अटैक किया है। इस पर अजिताभ जी, आपकी मैं एक तरह से रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरह से ईरान भी तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है, यूएई का अटैक हुआ, और कुल मिलाकर ये कितना बड़ा नुकसान है एनर्जी सोर्सेज के लेकर? देखिए, ये अभी तक अटैक जारी है। ईरान में कल भी ड्रोन का अटैक हुआ है और अभी यूएई पे आप कह रहे हैं, तो ये अटैक दोनों तरफ से जारी है। तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता। रही बात, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, जो नेटो की अभी बात की और कर्नल साहब ने जो कहा, तो नेटो के नहीं अमेरिका को सपोर्ट, भाई अमेरिका ने नेटो से पूछ के तो युद्ध नहीं किया था या नेटो ने कहा था। आज आप देख लीजिए, अगर नेटो से अमेरिका अलग होता है तो अमेरिका को ही लॉस हो रहा है। 60% अमेरिका का जो वेपन्स है डिफेंस का, वो परचेज नेटो के देश ही करते हैं, यूरोप के देश ही करते हैं। अगर वो बंद हो जाए तो अमेरिका को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उसका रुकेगा। उसकी दूसरी तरफ आप देखिए कि जो गल्फ वार हुआ था 2001 का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। इराक के साथ जो वॉर हुआ,
उस वॉर में पूरे नेटो के उस युद्ध में नेटो पूरी तरह से इनके साथ था। लगभग 40-41 देश आए थे अमेरिका के साथ में, और सद्दाम हुसैन को हराने के लिए, उसको मारने के लिए। तो उस समय ये पूरा नेटो उसके साथ था, और जबकि वो एक झूठा आरोप था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो आरोप था, कुछ मिला भी नहीं सद्दाम हुसैन के ठिकानों से जहां भी इराक से था। तो आज उससे भी भरोसा टूटा है नेटो देशों का। और आज जो ये बार बार कह रहे हैं नेटो के कोई देश उसके साथ नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे ये तेल की राजनीति भी है। अमेरिका, जो अभी कर्नल साहब ने कहा कि भाई वेनेजुएला के पास कितना ज्यादा तेल है और ईरान के पास कितना, ये दोनों अगर तेल का जो वर्ल्ड का प्रूवन रिजर्व की बात करें, लगभग 52% अकेले इन दोनों के पास है। अमेरिका का उसको हथियाना। अभी और एक इंटरेस्टिंग आपने जो बात की, और ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा भी है, फिर से वो ग्रीनलैंड की याद आ रही है उनको। सोचिए, ग्रीनलैंड, कनाडा, क्यूबा, कहाँ जाके ये रुकेगा। तो ये ट्रंप की राजनीति जो है और ये उनकी रणनीति जो है, उसमें कहीं ना कहीं अर्थनीति भी उनकी मिली हुई है। और सिर्फ तेल ही नहीं, ये रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, उस पे भी कब्जे की पूरी तैयारी चल रही है। और इसीलिए बार बार वो ग्रीनलैंड का हवाले दे रहे हैं। ऐसे में यूरोप के देशों से एक्सपेक्ट करना कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों, ऐसा संभव तो नहीं लगता है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी और भी स्थितियां ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। कर्नल देवानंद जी, आपसे भी सर हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जो अभी हालात बने हुए हैं भारत के लिए किस तरीके से इसे देखा जाए, और एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं कि अगर भारत यहाँ से तेल ना खरीद कर हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर रास्ता नहीं मिलता है, या कोई दिक्कतें होती है, या टैक्स पे करना पड़ता है, तो आर्थिक तौर पर कितना बड़ा असर पड़ता हो आप देख रहे हैं? जी, मैं इस सवाल का जवाब दूं। पहले मैं डॉक्टर साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीज को, जो मैंने बात की, उसको आगे बढ़ाया। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आगे जो आपने सवाल किया भारत की जहां तक ताल्लुक है, देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि भारत की चिंता क्या है। भारत की चिंता ये है कि जो तेल और गैस, दो ही चीज हैं जो इस इलाके से हमारे लिए आती हैं, और हम इनको सप्लाई करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स और बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारी चीजें उनको देते हैं। तो हमारा व्यापार बहुत बड़ा है उनके साथ। और व्यापार के मद्देनजर जो हमारी क्रिटिकल चीज है, एक्सपोर्ट की चिंता भारत को नहीं है, इंपोर्ट की है। और इंपोर्ट में भी जहां तक तेल का ताल्लुक है, देखिए अभी हम भली भांति परिचित हैं कि करीब 70 से 80 दिन का स्टॉक हमारे पास है, नंबर 1। नंबर 2, भारत ने 41 देशों से टोटल 41 इंपोर्ट सेंटर्स हैं, जहां से आज के दिन तेल को हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। यानी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।